हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। दिसंबर 2024 के लिए सीटेट के लिए हमारे चैनल पे सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है यानी कि PYQ का ये तीसरा वीडियो है। साथ के साथ मैं थ्योरी भी करवा रही हूँ, यानी कि ज्योग्राफी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, थ्योरी भी करवा रही हूँ, तो थ्योरी आप जरूर देखते चलें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ में अभी इसलिए करा रही हूँ कि जो नए बच्चे हैं उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता हो। ठीक है, पैटर्न पता चलना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो इसलिए PYQ भी शुरू में 2-3 कराना जरूरी है। इसलिए मैं PYQ भी साथ के साथ करा रही हूँ अभी। ओके, और आप थ्योरी के जो भी थ्योरी की क्लासेस हैं वो जरूर देखें, क्योंकि थ्योरी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। थ्योरी करने के बाद कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, जो कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, तो उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लें, ज़रूर बताएं। साथ में जो 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ तो उसके आंसर भी आप ज़रूर दें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, बेटा जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारा सोशल साइंस यानी कि जो सब्जेक्ट है, साइंस हो या सोशल साइंस हो, जो हमारा सब्जेक्ट है वो 31 नंबर से वो स्टार्ट होता है। ओके, जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा 31 नंबर से हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 30 तक CDP के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन 31 से होता है 90 तक, तो ये आप समझ लें अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी, याद रखिएगा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, वात दिग्दर्शी दर्शी, वात मतलब वायु। ओके, तो वायु, वात दिग्दर्शी का मतलब होता है दिशा, वायु की दिशा। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या नाप मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की दिशा मापने के लिए। नाम से क्लियर है, वात मतलब वायु, दिग्दर्शी मतलब दिग मतलब होता है दिशा, तो दिग्दर्शी मतलब दिशा। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायु दिशा मापने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों की संरचना में मदद करती है? तो बेटा आप याद रखिएगा, वायुमंडल की जो परतें हैं उससे हर बार क्वेश्चन आता है। आप सीटेट के सारे पेपर 2011 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए, वैसे मैं सारे आपको कराऊंगी। ठीक है, थ्योरी कराने के बाद साथ के साथ, थ्योरी के साथ मैं अभी तो मैं बस सोशल साइंस के पार्ट करा रही हूँ। जो भी मैंने 2-3 अभी डाले हैं जो क्वेश्चन पेपर, वो सोशल साइंस के पार्ट करा रही हूँ, लेकिन थ्योरी के साथ साथ में जो पेडालॉजी या सोशल साइंस होता है दोनों साथ में कराती चलूंगी, ताकि आपको आराम से आप सॉल्व करते रहे। लेकिन वो पूरा का पूरा मैं तब कराऊंगी जब मैं कम से कम ज्योग्राफी तो पूरा कर लूं, यानी कि एक एक जो भी होता है हमारा हिस्ट्री सीरीज ज्योग्राफी हम पूरा करते जाएंगे, तो हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, और वायुमंडल की परतें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए 2011 से अभी तक के हर पेपर में ये वायुमंडल की परत, सीटेट के हर बार के पेपर में वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, वायुमंडल की परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगों की संरचना में मदद करती है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल, फिर है वायुमंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो हमारा होता है सबसे नीचे वाला होता है हमारा क्षोभ मंडल, वहां पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, हवा का चलना, बादल बनना, बारिश होना, ओले गिरना, आंधी तूफान, सारे कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, हम कहाँ पे रह रहे हैं? क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समताप यानी कि यहाँ तापमान बिल्कुल समान होता है, यहाँ तापमान घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श किसे माना गया है? तो समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें ओजोन की परत है, समताप मंडलीय है जिसमें कि ओजोन की परत है। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल, मध्य का मतलब होता है बीच, 5 परतें हैं वायुमंडल की, 2 नीचे 2 ऊपर, सबसे बीच में है हमारा मध्य मंडल। याद रखिएगा, मध्य मंडल में ना कुछ ऐसी गैस पाई जाती है, उस गैस में क्या होता है कि जो उल्का पिंड वायुमंडल से हमारी पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आता है, तो मध्य मंडल में कोई ऐसी गैस पाई जाती है इसके कारण वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसे हम टूटता तारा समझते हैं। ओके, मध्य मंडल के बाद है वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल क्या होता है? यहाँ पे जो रेडियो तरंगों का संचरण यहीं से होता है, वाह्य वायुमंडल से। ओके, और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल भी इंपॉर्टेंट है, बहिर्मंडल
जाती है, जो गैसें वहां से वायुमंडल में ऊपर फैल जाती है, वायुमंडल में नहीं अंतरिक्ष में ऊपर फैल जाती है। ठीक है, तो इन पांचों परतों के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना है और ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से मैं इन पांचों परतों के बारे में कराऊंगी। तो प्लीज जो थ्योरी के कोर्स पार्ट है, जो थ्योरी के क्लासेस है, उसे आप कभी मिस ना करें, वो पे जरूर देखते चले। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो रेडियो तरंगों के संरचन में मदद करती है कौन सा है, तो हमारा है वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचान कीजिए। तो याद रखिएगा, जो सबसे बाहरी परत है पृथ्वी की वो क्या है, प्रपटी। ठीक है, सबसे बाहरी परत प्रपटी है जिसपे हम रहते हैं। ओके, प्रपटी के भीतर है, प्रपटी के अंदर है हमारा, तो इसमें क्या है देखिए, आंतरिक से बाहरी तक मतलब अंदर से बाहर। तो हम अगर हमें सबसे बाहरी परत भी पता हो तो हम इतने भी वो कर सकते हैं, आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं कि सबसे बाहरी परत, इसमें सबसे लास्ट में क्या है, प्रपटी। तो आंसर तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी देखते हैं इसमें क्या है, आंतरिक से बाहरीतम मतलब अंदर से बाहर की ओर कौन सी परत है। सबसे आंतरिक से बाहरीतम, अंदर से बाहर, सबसे अंदर का परत को सबसे ऊपर प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, मेंटल। ठीक है, उसके बाद हमारा मेंटल आता है दूसरा परत, तीसरा परत हमारा आता है बाहरी क्रोड, और सबसे अंदर का परत कौन सा है, आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो सबसे अंदर आंतरिक क्रोड, आंतरिक से बाहरीतम है तो सबसे आंतरिक में कौन सा है, आंतरिक क्रोड, फिर बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, उसके बाद प्रॉपर्टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचान करने के लिए बोला गया है क्रम वाइज। ये उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि बाहरीतम से आंतरिक, यानी कि बाहर से अंदर की ओर पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में पहचान करिए। तो यही बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा, अगर ये होता तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ओके, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और क्या दर्शाता है। याद रखिएगा ये स्थिति आप ज्योग्राफी के बुक में देखेंगे। ठीक है, वो ज्वार भाटा को दर्शाता है। तो अब ये लघु ज्वार को दर्शा रहा है या बृहद बृहद ज्वार को दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा ये लघु ज्वार को दर्शा रहा है, क्योंकि जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के जो मतलब कि उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक ही दिशा से लगे तो होता है हमारे पृथ्वी पर उच्च ज्वार। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इससे क्या होगा, लघु ज्वार। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो लघु ज्वार भाटा दर्शा रहा है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा होता है या यहाँ पे चंद्रमा होता तो वो क्या होता है, हमारा उच्च ज्वार भाटा को, बृहद ज्वार भाटा को दर्शाता। फिर देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी दिखाया गया है। तो याद रखिए, अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो वो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। ओके, क्योंकि सूर्य तो छिप रहा है चंद्रमा से, और अगर मतलब कि ये होता पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्र ग्रहण का वो बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और एक बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाती है। चलिए ये भी नदियों वाला याद रखिएगा, ये जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है ये भी क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि नदियों में कौन कौन सी मतलब कि क्या क्या आकार बनता है रेगिस्तानी इलाके में, या फिर जो समुद्र है, जो हमारे समुद्रों में कौन कौन से आकार बनते हैं, जैसे स्केट हो गया, समुद्री गुफा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सारा मैं आपको कराऊंगी ज्योग्राफी में। देखिए इसमें क्या है कि नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, क्या कहते हैं आप देखिए, क्या है कि नदी ऐसे प्रवेश करती है तो ऐसे मुड़ जाती है मैदान में प्रवेश करके और बड़े मोड़ बनाती है। तो ये जो मोड़ है ना, ये मोड़, इसी को पूछा गया कि ये मोड़ क्या कहलाता है, तो ये मोड़ हमारा विसर्प कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मोड़ विसर्प कहलाता है। कई बार क्या होता है कि नदी ऐसे घूमते घूमते थोड़ा और घूम के ऐसे यहाँ से मुड़ जाती है, और ये जो विसर्प वाला है ना, यहाँ पे एक झील सा बन जाता है, यानी कि पानी यहाँ पे जमा रहता है, लेकिन ये नदी का पार्ट नहीं होता, नदी से अलग हो जाता है और यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप झील। ठीक है, और नदियों के आसपास के जो, जहाँ पे बाढ़ आता हो और बाढ़ का पानी तो सूख जाता है, लेकिन वहां पे जो उपजाऊ गाद या मिट्टी रह जाती है उसे क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान। तटबंध किसे कहते हैं, नदी के किनारे को तटबंध कहते हैं। क्लियर है, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा विसर्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में
और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हैं बहुत अच्छे से कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में जब आपदाएं होती हैं, कई बार आप टीवी पे देखते होंगे, जब आपदाएं कहीं होती हैं तो वहां पे जो लोग फंसे हुए होते हैं उन्हें भोजन कैसे दिया जाता है या उन्हें बचाया कैसे जाता है? वायु मार्ग के जरिए ही बचाया जाता है, हेलीकॉप्टर से जाके वहां पे उनको भोजन दिया जाता है, या फिर उन्हें रस्सी से बांध के ऊपर लाया जाता है हेलीकॉप्टर में। ठीक है, तो क्या है, वायु मार्ग के जरिए उन्हें बचाया जा सकता है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय। ओके, और यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन आता है हमारा, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जल मार्ग का क्वेश्चन क्या आता है कि बहुत दूर और बहुत भारी सामान ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल मार्ग है। ओके, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है? क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। ठीक है, गुजरात हमारा इधर है बिल्कुल पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश का है पूरब, और मतलब कि उत्तर पूर्व में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे है। ओके, गुजरात हमारा यहाँ है, मतलब इधर है गुजरात हमारा, और अरुणाचल प्रदेश इधर है थोड़ा सा, मतलब उत्तर पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, लेकिन स्थित होने के कारण ये नहीं हो रहा है कि सूर्य गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये कारण इसका नहीं है। ये कारण अगर यहाँ पे ये देता कि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात का है हमारा पश्चिम में है, तो हम ये कारण मान सकते थे। ठीक है, ये कारण हो सकता था, लेकिन ये कारण नहीं है। दोनों ही सही है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से उच्च अक्षांश में, बता चुकी हूँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, और जो गुजरात हमारा है थोड़ा ऊपर की ओर है, पश्चिम में, पूरब में, लेकिन थोड़ा ऊपर की ओर है। तो दोनों ही हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन कारण नहीं है, कोई किसी का कारण नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा, उसका कारण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा ज्यादा। और इस बार जो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, वो सिलेबस में आपको जो आपके मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसका कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस उसमें जो भी चेंज होगा आपके पैरेलल के क्वेश्चन ज्यादा ऐड कर दिए जाएंगे, या इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ये थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा इसमें। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, या फिर जो भी पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। थ्योरी आप जरूर पढ़िए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत में अंतर समझ लीजिए। परंपरा का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा हो, बहुत पहले से चला आ रहा हो। तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं उसे परंपरागत स्रोत बोलते हैं। वो लकड़ी हो सकता है, कोयला हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है, ईंधन हो सकता है, ये बहुत पहले से लोग यूज करते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो अब नए नए में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है हमारा? सौर ऊर्जा। क्या है? निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ये भी बेटा हमारे ज्योग्राफी का, ये भी सारे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है मछली का प्रजनन। ओके, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये 3 है। ये 3 के आंसर आपको कमेंट में देना है। ये ज्योग्राफी में है, फिर से बता रही हूँ मैं, ज्योग्राफी में है ये, और ये तीनों के आंसर आपको देना है कहाँ पे? कमेंट में जरूर तीनों के आंसर बताइएगा। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर, विटीकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है। ठीक है, और पीसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल का वो सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का वो सकरा भाग यानी कि जो 2 बड़े स्थलों, जो 2 देशों को जोड़ता हो, स्थलीय भाग, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। याद रखिएगा, उसे स्थल संधि कहते हैं। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो जल का वो भाग जो 2 देशों को जोड़ता है या 2 बड़े भूभागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, एशिया हमारा सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। अभी हम सारे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे थे,
अब देखिए ये एक दो क्वेश्चन हमारा ऐसा है जो पेडालॉजी के हैं वो भी मैं देख लेती हूँ जब यहीं पे है तो, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। बेटा याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो इसे आपको समझ लेना है अच्छे, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हम 6 to 8 या 6 to 10 तक जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो कौन कौन सा विषय आप पढ़ते हो एसएसटी में, जो सोशल साइंस में उसमें कौन कौन सा विषय पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हम नहीं पढ़ते हैं तो ये नहीं होगा। दूसरा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र भी हम 10 तक नहीं पढ़ते हैं। फिर है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इतिहास भी पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं और इको भी पढ़ते हैं, ये सारे हम 6 to 10 में पढ़ते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर हमसे पूछा गया है। फिर इसमें देखिए क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि 10 तक हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको आप क्या पढ़ते हैं, 6 to 10 तक आप क्या क्या पढ़ते हैं सोशल साइंस में, तो हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी और इको भी पढ़ते हैं। तो यही हमारा सही होगा आंसर, की उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं अब आगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 54 से। क्या है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी, सबसे पुरानी जो पांडुलिपि है किस चीज पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। बेटा ये हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, कि जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो मतलब कि ताड़पत्र या भोजपत्र, याद रखिए भोजपत्र भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, ताड़पत्र या भोजपत्र, उस पर लिखी जाती थी सबसे पुरानी पांडुलिपियां। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। मानव इतिहास के निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है, तो पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना काल है ना, जो सबसे पहले का मानव इतिहास का काल है वो सबसे लंबा है। इसे याद रखिएगा, सबसे लंबी अवधि है मानव इतिहास का, जो सबसे पुराना काल है, पूरा पाषाण काल है, वो सबसे लंबी अवधि माना गया है। ओके, अब नेक्स्ट है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है, बिल्कुल सही है, जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास है और उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट क्या है, यह खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी सही है, दोनों ही सही है, हमारा ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 सही होगा। क्या है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास है, और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले। बेटा हड़प्पा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये हड़प्पा ऐसा शब्द है, ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पाषाण काल से, महापाषाण काल से, जो पाषाण कालीन सभ्यता है उससे, हड़प्पा से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको अभी हमें अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ते हुए अच्छे से इन चीजों को पढ़ना आप। ओके, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि थ्योरी आप जरूर देखिए। क्या है, हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पे मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में। ओके, अब देखिए क्या है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है, तो ऋग्वेद जो है हमारी संस्कृत में रची गई थी, याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है किस भाषा में रची गई थी, संस्कृत में रची गई थी। लेकिन ये संस्कृत जो है, जो ऋग्वेद की संस्कृत है, वो अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उस संस्कृत से बिल्कुल अलग था, मतलब जो अभी हम संस्कृत पढ़ते हैं ये संस्कृत नहीं था, वो बिल्कुल अलग संस्कृत थी। तो ठीक है, तो ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी, संस्कृत में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऋग्वेद की भाषा जो संस्कृत थी, वो हमारी जो हम अभी पढ़ते हैं संस्कृत, यही संस्कृत थी, तो ये वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जो अभी हम संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं थी, वो संस्कृत बिल्कुल अलग थी इनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे, बिंबिसार थे, याद रखिएगा, मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, नहीं वर्ड जहां है वहां थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से बुद्ध, धम्म और संघ तीनों ही है, लेकिन अहिंसा, अहिंसा बौद्ध धर्म के प्रचार में शामिल था, बौद्ध धर्म के जो नियम होते हैं उसमें अहिंसा है, लेकिन जो उनके त्रिरत्न है उसमें अहिंसा नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये उनके तीन त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन अहिंसा क्या है, अहिंसा उनके जो नियम होते हैं उनमें शामिल है कि हमें अहिंसा का पालन करना है, लेकिन ये उनके त्रिरत्नों में से नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य
सभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया बेटा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, क्योंकि विधानसभा के सदस्य को क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है। यही हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और एकात्मक। एकात्मक शासन प्रणाली तो है ही नहीं भारत में। 3 स्तरीय शासन है भारत में, राष्ट्रपति और संघीय बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति और एकात्मक बिल्कुल नहीं, संसदीय और संघीय तो ये बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली इसलिए है कि कोई भी महत्वपूर्ण जो कानून बनाना हो, कार्य होना हो, वो संसद में होता है देश के लिए। और संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार। तो भारत में 3 स्तर की सरकार है, जो हमारे पंचायती राज्य, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, एकात्मक, एकात्मक का मतलब होता है एक स्तर की सरकार। याद रखिएगा, भारत में 3 स्तर की सरकार है। तो ये क्या हो गया? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में इस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाई गई। तो बेटा इस जो भी ये इसमें से जो भी आपके एसएसटी यानी कि जो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं करा चुकी हूँ। और बेटा मैं जो आपको थ्योरी के क्वेश्चन थ्योरी जो करा रही हूँ वो प्लीज आप देखते चले। थ्योरी बहुत जरूरी है। जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अभी से तैयारी करें, क्योंकि 1-2 नंबर से रहने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। वो बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो उस कमी को देखें कि उनकी कमी कहाँ पे रह रही है और अभी से वो तैयारी में लग जाएं। अभी से अगर आप तैयारी में लग जाएंगे तो हमें कोई कमी बचेगी नहीं, हमारे में कोई कमी बचेगी नहीं, हम बहुत अच्छे से पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के जो क्वेश्चन थे वो मैं करवा चुकी हूँ। साथ के साथ मैं थ्योरी के क्लासेस भी कर रही हूँ। थ्योरी की क्लासेस भी मेरी अपलोड हो रही है वीडियो, तो फिर वो थ्योरी भी आप जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और जो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बताते हुए पूछ रही थी, उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।